जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जो दोस्तों बिहार के लिए सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर ये दोस्तों बीपीएससी के लिए है, जिसमें दोस्तों बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों ये दोस्तों 38-39 बीपीएससी तक है, 67वीं बीपीएससी से लेकर, और ये दोस्तों लेटेस्ट है 2023 का। दोस्तों इन सभी चैप्टरों को धीरे धीरे हम हल कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और राज्य बिहार से संबंधित राज्य संबंधित सभी सारे प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों हमारी जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र का, उसमें भारतीय इतिहास की एक क्लास प्राचीन भारत का इतिहास से आ चुकी है। दोस्तों जो आज की हम क्लास में करने वाले हैं वो करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था लगभग दोस्तों ये 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। एक घंटे की 2 से 3 क्लास करेंगे, इसमें ये ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इससे आपका ताबड़तोड़ रिवीजन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। दोस्तों याद रखना, इसमें हम आज करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको पूरा ही कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्लास को भारतीय राज्य व्यवस्था से ये चैप्टर आ गया हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें ये प्रश्न दे रखे हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से करेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। पूरा संपूर्ण रिवीजन आपका होने वाला है इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिसको आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 1 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि। दोस्तों हम सभी को पता है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को किया हुआ था, ये अंगीकृत किया गया था। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होंगे। तो इसका दोस्तों इसको 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हम सभी जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता है 1930 में लाहौर में दोस्तों इन्होंने स्वतंत्रता दिवस को मनाया था 1930 में। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए फुल वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में शामिल है तो याद रखना, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या है? 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में अब 400 से अधिक क्या है वो है अनुच्छेद हैं और 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात काखा गा आदि के रूप में जुड़े हैं। जो संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन होते हैं तो उनमें जोड़ दिए जाते हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। हम सभी को पता है कि अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है अब वर्तमान में। दोस्तों प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में अभी हम पिछले प्रश्न में पढ़ के आए हैं, 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं। कितने हैं? 450 से ज़्यादा आर्टिकल दे रखे हैं। तो दोस्तों इनमें से तो कोई सा सही होगा नहीं। आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन।
इसमें दे रखा है 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। मिलान करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दोस्तों संघीय सूची, संघीय सूची की बात करें तो संघीय सूची, ये दोस्तों संघीय सूची कैसी है, तो ये दोस्तों प्रविष्टियाँ हैं, 97 प्रविष्टियाँ हैं संघीय सूची में। यानी कि ये सूची देखिए, राज्य सूची है, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो और इनके ये विषय दे रखे हैं, इनमें कितने कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। कितने, 47 विषय हैं। तो दोस्तों इसका क्या मिलान रहेगा, ऑप्शन बी इसके मिलान हो जाएंगे। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ये सही सुमेलित दे रखा है। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ वर्तमान में गणना के अनुसार ये 98 हो गई हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ वर्तमान में गणना के अनुसार 59 हो गई हैं। कितनी है, 59, याद रखना 59 है। और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ अब वर्तमान में गणना के अनुसार कितनी हो गई हैं, 52 हो गई हैं। तो आपको जो वर्तमान है उन्हें याद रखना है, ये वाली आपको याद रखनी है। 98 है संघ सूची में, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती सूची में 52 है। इनको हमें याद रखना है वर्तमान के अनुसार। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। शब्द लिखे 4, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारा अनुसार क्रम दीजिए। विचार के अनुसार इन्हें क्रम देना है। तो दोस्तों पहले आएगा हमारा सार्वभौमिक, सार्वभौमिकता आएगी। उसके बाद आएगा, फिर आएगा समाजवाद। जब सार्वभौमिकता होगी तभी तो समाजवाद बनेगा, जब सार्वभौमिक होगी तब समाजवाद बनेगा। तब हम धर्मनिरपेक्ष होंगे, धर्मनिरपेक्ष के बाद ही प्रजातंत्र बनेगा। तो ये दोस्तों विचार के अनुसार क्रम है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इन चारों शब्दों के बारे में हम व्याख्या में पढ़ेंगे, तब ये हमें शब्द समझ में आएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। आपको ये भी पॉइंट याद रखना, जो भारत की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, प्रयोग किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। तो आपको ये कभी कभी कन्फ्यूज भी कर देगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। समाजवादी शब्द, तो हमें सभी पता है ये समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। 3 शब्द, समाजवादी है, अखंडता है, इन सभी को देख लेते हैं व्याख्या में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के तहत कैसा बहुमत चाहिए। दोस्तों हमें भारत में कोई नया राज्य बनाना है तो संविधान संशोधन के लिए हमें कौन सा बहुमत चाहिए, तो हमें बहुमत चाहिए साधारण। इसके लिए कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जा सकती है। इन पॉइंटों को भी याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जैसे दोस्तों कोई विदेशी आते हैं तो उन्हें प्राप्त नहीं है, लेकिन भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे हम भारतीय हैं तो हमको मिलेंगे वो मौलिक अधिकार, कोई विदेश से आएगा तो उसे नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन से प्राप्त हैं, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमको प्राप्त है। कानून के समक्ष समता का अधिकार, ये दोस्तों उनको भी प्राप्त होगा। जब विदेशी आएंगे तो उनको कानून के समक्ष समता का अधिकार, ये उनको भी प्राप्त होगा। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार
तो दोस्तों हमारे भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें ही तो मिलेगा, ना कि विदेशों को। तो ये वाला भी सही है, तीसरा सही है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों जब कोई विदेश से आता है तो हम उसको उसके जीवन की और उसकी स्वतंत्रता का हम संरक्षण करेंगे। तो ये विदेशी को भी मिलेगा, ये भारत को भी मिलेगा, तो ये वाले नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों भारतीयों को मिलेंगे और विदेशों को नहीं मिलेंगे, विदेशियों को नहीं मिलेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यह गैर नागरिकों विदेशी को प्राप्त नहीं होते हैं। तो याद रखना, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निजी भवन जैसे हमारे मकान हैं, घर हैं, उनके ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना इस मौलिक अधिकार के तहत नागरिकों का अधिकार है। तो दोस्तों वो कौन सा है, तो याद रखेंगे वो है दोस्तों अनुच्छेद 19 वन ए, अनुच्छेद 19 खंड वन का ए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 वन ए के तहत। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 बने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। दोस्तों भारतीय संविधान में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था और संशोधन करके शिक्षा का अधिकार, मौलिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो याद रखना ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान के भाग 3 में, जिसे हम दोस्तों मौलिक अधिकार बोलते हैं, नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। यानी कि राज्य क्या है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये दोस्तों लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मानव अधिकार वो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, मानव का अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों हैं। तो दोस्तों वो कौन सा है, वो यहाँ पर ब्लैंक कर दिया गया। अब इसके बारे में व्याख्या में पढ़ते हैं, तब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वन का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही होंगे। यानी कि दोस्तों सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और मानव अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और ये दोस्तों मानव अधिकार हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक कर दिया क्योंकि अब ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसमें। दोस्तों प्रश्न नंबर अगला है,
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशों सिद्धांतों के निम्नलिखित कौन सा या कौन से सूचीबद्ध है। दोस्तों भाग 4 है संविधान का, उसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं 36 से 51 तक। दोस्तों उसमें पूछा है कौन से सूचीबद्ध हैं, तो कौन से सूचीबद्ध है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी सूचीबद्ध है। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है दोस्तों, ये भी इसमें सूचीबद्ध है। छोटे परिवारों का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये दोनों नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं होगा। राज्य के द्वारा कैसा है, बाध्यकारी नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं दोस्तों, ये राज्य के द्वारा बाध्यकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ये दोस्तों किसके द्वारा जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा में जोड़ा गया था, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, सीधे भी कर सकते हैं और उनके जो नीचे अधिकारी होते हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जो अनुच्छेद 53 में दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है। जब दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो इनके स्थान पर कौन कार्य करेगा, तो करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसे हम बार बार पढ़ते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में दे रखा है, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के तहत। याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठतम जज हैं वो करेंगे राष्ट्रपति के कार्य पर पदभार। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो प्रतिभा पाटिल का कौन सा क्रम था, 12वां क्रम था प्रतिभा पाटिल का। दोस्तों 29 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे।
25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और दोस्तों वर्तमान में कौन है? अब वर्तमान में द्रौपदी जी मुर्मू हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनेगा? दोस्तों कोई बिल है वो क्या है, संसद में पारित किया गया है, अब वो अधिनियम कब बनेगा? अधिनियम तो जब बनेगा जब वे राष्ट्रपति जी अपनी मोहर लगा देंगे, साइन कर देंगे, अपनी सहमति दे देंगे, तभी तो वो अधिनियम बनता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। दोस्तों ऐसे बारीक प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। इसकी व्याख्या करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देते हैं, तब क्या बनते हैं? तभी अधिनियम बनेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? मोहम्मद हामिद अंसारी ये दोस्तों भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये भी 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 12वें क्रम के। व्याख्या में पढ़ते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम अनुसार व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12 है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां है। 11 अगस्त 2007 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों वर्तमान में कौन है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति? आपको वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो उनके प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है हमारा, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो दोस्तों वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ये दोस्तों भारतीय संसद के क्या होते हैं? सदस्य ना होते हुए भारतीय संसद में कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार रखते हैं अटॉर्नी जनरल। ये आप सभी को पता होगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की लिए आवश्यक होती हैं। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल की जो योग्यता होती है वो योग्यता वो होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता, यानी कि वोट नहीं डाल सकता। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है, यानी कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? दोस्तों कौन है जो सदस्य नहीं है लेकिन संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों वो अभी हम पढ़ के आए हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भाग ले सकते हैं। एक एमपी की सीट की रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने दिन से अनुपस्थित रहता है। कोई एमपी है तो उसे उसकी सीट से क्या कर दिया जाएगा? रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। जब वो लगातार 2 महीने से क्या है? लगातार 2 महीने से अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है, तब उसे क्या कर दिया जाएगा? सीट से खाली कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत
संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में हमें सभी पता है कि राज्यसभा में 252 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 252। और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों 52 सदस्य होते हैं, तो इनमें किसी में भी 52 सदस्य नहीं दिए गए, तो ये वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं एक बार, उसमें दे रखा है या नहीं। दोस्तों ऑप्शन डी में दे रखा है 52 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यही राइट आंसर हो जाएगा इसमें। संविधान के अनुच्छेद 80 का कहा गया कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों द्वारा तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलाकर राज्यसभा बनेगी। तो दोस्तों याद रखना 252 सदस्य नहीं होंगे, इसमें कितने दे रखे हैं? यहाँ पर आंसर दे रखा है 250 सदस्य। तो हम यहाँ पर 250 सदस्यों के साथ ही जाएंगे। आप इसके लिए एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 250 सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। आप इस प्रश्न को कंफर्म कर लेना एक बार कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? कभी समाप्ति नहीं होता है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा में क्या होता है, इसका कोई समाप्ति टाइम नहीं है। इसके जो सदस्य हैं वो दोस्तों हर 2 साल में 1/3 बहुमत से चुनकर आते हैं। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो आप सभी को पता है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों वो उसका सदस्य नहीं होता है, फिर भी क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष अभी हम पढ़ के आए हैं, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों पहला है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। दोस्तों एकदम सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा कैसी है? शक्तिहीन है, क्योंकि दोस्तों ये राज्यसभा की इसमें नहीं चलती। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। दोस्तों ये भी गलत है। क्यों गलत है? धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। क्या होती है? लोकसभा में। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, इस पॉइंट को याद रखना। दोस्तों इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न में दे रखा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या है? ये सही नहीं है। ऑप्शन बी गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। दोस्तों ये भी सही है। इसमें याद रखेंगे धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। ऑप्शन डी है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। दोस्तों ये भी सही है। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 190 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में
पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिनों की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा में 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। कैसी है? शक्तिहीन है। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, धन विधेयक पेश किया जाता है तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अभी हम पीछे देख कर आए हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान बना है तो ये बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। बजट पारित क्या है, लंबा हो रहा है, होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखा अनुदान बन गया है दोस्तों। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों में मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। तो लेखा समिति यह लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को देती है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या में क्या है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस बात को याद रखना। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षक करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाने की प्रथा है। 1967-68 से यह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों 4 कथन देखें, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। ये तो दोस्तों सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्चतम न्यायालय है, ये हमारे भारत का। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सभी, चाहे कोर्ट मार्शल हो चाहे कोई सा भी न्यायालय हो, सबकी क्या है कार्रवाई सुन सकता है। तो सबकी कार्रवाई सुन सकता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। प्रश्न में पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? हमने देख लिया कि ऑप्शन सी सही नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? सही नहीं है।
अगला है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये वाला तो सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, 2007 के प्रावधान के अनुसार। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 वन के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति को। किसको करता है? त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपनी त्यागपत्र दे सकता है। 217 वन का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदनों का 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद से मुक्त किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों से द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। मानस पुत्र क्या है? भारत में जो चलित न्यायालय है इसका मानस पुत्र क्या है? तो इसका मानस पुत्र है APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी राइट होगा, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनहा में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्ण ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के अनुसार। दोस्तों इसमें राष्ट्रपति के सारे आपातकाल दे रखे हैं, एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 की आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था। सशस्त्र विद्रोह कब किया गया था? 1978 में। अनुच्छेद 355, संघ का यह कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। दोस्तों ये संघ का यानी कि केंद्र का ये कर्तव्य है अनुच्छेद 355 के अनुसार। या फिर कोई आंतरिक अशांति हो या बाह्य आक्रमण हो तो वह राज्य की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार लगता है।
अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 में। राजीव गांधी के समय 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई मतदान की आयु सीमा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो दोस्तों वो कितनी है? 22। हम सभी को पता है 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं, ये प्रश्न कब आया था और इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो ये दोस्तों ये प्रश्न आया है 2008 में और इसमें 22 ऑप्शन नहीं है, तो इसमें 18 ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें इस प्रकार ऑप्शन सी आंसर है। लेकिन हमें अब कितना लगाना है? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, यानी कि 2003 से पहले 18 थी, तो वो 18 ऑप्शन में दे रखा है, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकारी की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो वो किसके लिए था? बलवंत राय मेहता समिति के लिए। किसके लिए? बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। त्रिस्तरीय पंचायत समिति ये दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार आई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता, ये तो दोस्तों सही है। लेकिन बड़े देश के लिए आदर्श, बड़े देशों के लिए आदर्श, ये इसमें सही नहीं है, ये इसकी विशेषता सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लचीलापन केंद्रीय शासन की व्यवस्था है, विशेषता है, और कानून की एकरूपता ये भी विशेषता है, और त्वरित निर्णय ये भी क्या विशेषता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बड़े देशों के लिए आदर्श ये सही नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार एवं दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्थाओं में त्वरित निर्णय है, लचीलापन है एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए।
अगला प्रश्न आ गया, विकेंद्रीकरणीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी, इस बात को याद रखिएगा। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। 13 स्तरीय पंचायती राज समिति ये किसके समय आई थी? इसकी सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज समिति की, द्विस्तरीय पंचायत राज सरकार की स्थापना की थी, सिफारिश की थी द्विस्तरीय सरकार की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की स्तुति की गई, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। अगला है दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति ये इसका प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। प्रशासनिक प्राधिकरण होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ, एक उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक पर बनी पंचायत समिति केवल है। भारत में ब्लॉक पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो वो है प्रशासनिक प्राधिकरण। कैसी है? प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। दोस्तों इस क्लास में हमने कितने प्रश्नों को पूरा कर लिया? 44 प्रश्नों को पूरा कर लिया। अगली क्लास में हम दोस्तों करेंगे 45वां नंबर प्रश्न करेंगे। ये 45वें नंबर का प्रश्न है, इसको हल करेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगली क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा हम इतिहास की भी क्लास कर रहे हैं और भूगोल की भी क्लास करेंगे, यानी सारे सब्जेक्ट की क्लास घटना चक्र का पूरा करने वाले हैं और बिहार करंट अफेयर को भी पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।